तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश की सीटों की। कुछ वजह है उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर। एक तो यहां पर सबसे ज्यादा करोड़पति हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 25 लोगों पर मुकदमे भी दर्ज हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। एक और फैक्टर है जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। वो फैक्टर है कि योगी सरकार के कुछ मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। अक्सर हम कहते हैं कि मंत्रियों की साख दांव पर लगी है या विधायकों की साख दांव पर लगी है, या फिर यूं भी कहते हैं कि फला नेता की साख दांव पर है चुनाव के अंदर। क्यों कहते हैं? क्योंकि जनता ही मालिक है, जनता ही तय करती है किसको वोट देगी किसको नहीं देगी, उसके ऊपर निर्भर करता है। और इन नेताओं का रिपोर्ट कार्ड जिसको लेकर ये पब्लिक के बीच में जाते हैं, जनता के सामने जाते हैं और कहते हैं कि हमने ये काम किया, आपने हमें चुनकर भेजा था और ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये हमने काम किया था, इसलिए अब आप दोबारा से हमें वोट दीजिए और फिर से हम आपके लिए काम करेंगे। अब जनता तय करती है कि वोट दोबारा देगी या नहीं देगी, या किसी और कैंडिडेट को देगी। इसीलिए कहा जाता है साख दांव पर है, क्योंकि अच्छे अच्छे और या बड़े बड़े नेताओं को भी हमने हारते हुए देखा है चुनाव के अंदर। तो चुनाव में कुछ भी हो सकता है। इस बार हम बात करने जा रहे हैं आगरा, फतेहपुर और हाथरस की सीटों के बारे में। आगरा की जो सीट है, लोकसभा सीट, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि ये दलितों और मुस्लिमों का गढ़ है। ताजमहल की वजह से फेमस है। ताज यानी कि आगरा का ताज किसके सिर पे सजेगा इस बार? कौन होगा वहां का सांसद? वैसे एसपी बघेल वहां से जो है चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरी बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। यहां पर कभी बहुजन समाज पार्टी ने भी कब्जा जमाया और कांग्रेस का भी कब्जा रहा है। तो इस बार समाजवादी पार्टी ने सुरेशचंद करदम को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये संयुक्त प्रत्याशी हैं। और बेबी रानी मौर्य जो है फतेहपुर सीकरी से ताल ठोक रही हैं। ये मंत्री हैं और राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो ये जो गवर्नर भी रही हैं, सब कुछ रहा है। तो इनके बारे में भी ये है। और आगरा की राजनीति से बेबी रानी मौर्य चमकी हैं। दलितों का चेहरा है। और कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में जब पिछली बार योगी सरकार का कार्यकाल बढ़ा था, यानी दूसरी बार जीत कर आई थी पार्टी, तब इनके उप मुख्यमंत्री बनने की भी चर्चाएं चल रही थी कि दलितों का चेहरे के रूप में बेबी रानी मौर्य को ये भी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस बार लोकसभा चुनाव में फतेहपुर सीकरी से बेबी रानी मौर्य को मौका मिला है, तो उनकी भी साख दांव पर है। वहीं दूसरी तरफ जूता कारोबारी सुरेशचंद करदम को मौका मिला है और एसपी बघेल साहब। एसपी बघेल जो है कभी समाजवादी पार्टी में थे, अब जो है बीजेपी के अंदर है। तो ये जो सीट है आगरा की, इस पर बातचीत करेंगे। अनूप वाल्मीकि को जो है हाथरस से मौका मिला है। वैसे अलीगढ़ की कुछ विधानसभाएं भी उस सीट में आती हैं, हाथरस लोकसभा पर, तो यहां से अनूप वाल्मीकि को मौका मिला है। तो ये कुछ सीटें हैं, इन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैप्टन आई सिंह जुड़ेंगे। तो आखिरकार पार्टी इन सीटों पर चुनाव कैसे लड़ रही है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं। पिछली बार हमने मैनपुरी जैसी सीटों का जिक्र किया था, मैनपुरी, बदायूं और आंवला सीट का हमने जिक्र किया था, वहां के बारे में चर्चा की थी कि वहां पर किस तरीके से जो है चुनाव हो रहा है। और यादव लैंड या यादव बेल्ट का हमने वहां जिक्र किया था कि फिरोजाबाद में और मैनपुरी में, मैनपुरी से डिंपल यादव और फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं, शिवपाल यादव के बेटे। अब आगरा का जिक्र कर रहे हैं। आगरा और आगरा से लगी हुई फतेहपुर सीकरी और हाथरस जो अलीगढ़ के पास में है, ये एक ही बेल्ट है लगभग। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ेगी और उसकी चैलेंज को, या फिर भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने वाली समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन, सपा और कांग्रेस किस तरह से चैलेंज करने जा रही है। बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ रही है। बीएसपी अक्सर यहां पर दूसरे नंबर पर रही है। आगरा लोकसभा सीट पर लगभग 37 से 38% मुस्लिम और दलितों का वोट है। तो ऐसे में ये जो मुस्लिम वोटर है और दलित वोटर है, किस तरफ जाएगा? तो दलित वोटर को लेकर भी है कि दलित वोटर यदि बहन जी की तरफ चला जाता है तो मुस्लिम वोटर रह जाएगा। मुस्लिम वोटर सपा और कांग्रेस की तरफ जाएगा, क्योंकि जिसके बारे में चर्चा की जा रही थी कि बीजेपी की लहर है या मोदी लहर है, वो जो है 2 चरणों में दिखाई नहीं दी है।
और मुस्लिम वोटर जो है एक तरफ छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहा जा रहा था कि 3 तलाक वाला कानून को लेकर कि मुस्लिम बहनें जो है बीजेपी को वोट देंगी। तो अलग अलग कयास हैं। तो आगरा में भी क्या ऐसा कुछ होने वाला है? जो मुस्लिम वोटर है वो किस तरीके से वोट डालेगा, और एसपी बघेल क्या इस बार दोबारा जीतकर आएंगे या नहीं आएंगे, इसी पे चर्चा कर रहे हैं। कैप्टन आई सिंह हमसे जुड़ रहे हैं। जी कैप्टन आई सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं और एटा से ताल्लुक रखते हैं। थोड़ी सी और यानी कि क्षेत्र की जानकारी है उन्हें, आगरा, अलीगढ़ और इटावा, मैनपुरी के आसपास की। तो थोड़ा सा जमीनी हकीकत के बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से वहां का चुनाव होने वाला है। ये हाई प्रोफाइल सीट है, बेबी रानी मौर्य, उनकी साख दांव पर है। तो बेबी रानी मौर्य को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर हैं कि वो इस बार क्या करती हैं। तो हाई प्रोफाइल सीट पर एसपी बघेल और बेबी रानी मौर्य, इनका क्या रहने वाला है? क्या ये वाकई इतिहास लिखेंगे या फिर हार का या जीत का इतिहास? इतिहास तो इतिहास है, तो कौन सा इतिहास ये लोग लिखने जा रहे हैं? और समाजवादी पार्टी जो पूरे आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई देती है और कहती है कि इस बार 150 पे सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी। चुनाव प्रचार जोरों पर है। 7 मई को मतदान होना है, तीसरे चरण का। 10 सीटों पर मतदान होना है। 10 की 10 सीटें वीवीआईपी सीट है। हाथरस अलीगढ़ की सीट को थोड़ा सा, अगर आप वीवीआईपी सीट भी ना माने, लेकिन बाकी की सीटें जो हैं सभी वीवीआईपी हैं। 10 में से 8 सीटों को वीवीआईपी मान सकते हैं। कहीं पर यादव परिवार की साख दांव पर है, तो कहीं पर योगी सरकार के मंत्रियों की साख जो है दांव पर है। तो बहुत ही हाई प्रोफाइल चुनाव होने वाला है, जो बहुत कुछ दिशा और दशा दोनों तय करेगा कि आखिरकार ये लोकसभा चुनाव किस तरफ जा रहा है। यदि वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो इसके क्या मायने होंगे इस बार भी, यदि ज्यादा होता है तो इसका भी विश्लेषण किया जाएगा कि इस बार का वोटिंग परसेंटेज क्या कह रहा है। वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी एक चिंता है सभी पार्टियों में, और अधिक से अधिक कैप्टन आई सिंह, आप मेरी आवाज को यदि सुन रहे हैं तो? हाँ अजय जी, आपकी आवाज आ रही है जी। कैप्टन साहब, आपका तो एक तरीके से क्षेत्र है, जाना पहचाना है, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद साइड में। तो अगर आगरा की सीट की हम बात करें तो एसपी बघेल चुनाव लड़ रहे हैं और फतेहपुर सीकरी से बेबी रानी मौर्य। तो दोनों सीटें बड़ी हाई प्रोफाइल सीटें हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, फतेहपुर सीकरी से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं राजकुमार चहार जी, और आगरा से आपने बताए जो भी है, ठीक है, सही बताया। फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चहार हैं, वो 2 बार के सांसद वहां पे हैं और तीसरी बार वहां पे लड़ रहे हैं। तो स्थिति वहां दोनों ही जगह की बहुत अच्छी है स्थिति। मैं खुद वहां का दोनों जगहों का जो है ना सर्वे करके आ रहा हूँ, वहाँ चुनाव और प्रचार में सम्मिलित होकर आ रहा हूँ। आगरा की सीट भी बहुत अच्छे मार्जिन से हमारी निकल रही है और फतेहपुर सीकरी की तो एक तरफा जा रही है, उसमें तो कहीं कुछ संशय है ही नहीं। तो ये जो अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसका कहने से कुछ भी कोई कह सकता है, स्वतंत्र है, भारत में सबको आजादी है कहने की। मगर ये दोनों ही सीटें बहुत अच्छे माध्यम से लड़ा भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपनी जीत दर्ज कराने चाहती है। क्योंकि जो फतेहपुर सीकरी है, राजकुमार चहार पहले भी 2 बार वहाँ रहते थे और तीसरी बार फिर वो ही कैंडिडेट है वहाँ से। तो बहुत अच्छे माध्यम से निकल रहे हैं। मैं खुद वहाँ रहा हूँ क्षेत्र में। मैं फतेहपुर सीकरी का जो क्षेत्र पड़ता है, बाढ़, जैतपुर, फतेहाबाद में खुद वहाँ जो प्रचार 3 दिन किया। इसी तरह से आगरा में हमने 2 दिन लगाए। तो ये अगर खुद आप देखे हैं तो यहाँ पर हमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अस्वस्थ है और बहुत माध्यम से हमारी सीटें निकल रही है, हमें कोई चिंता नहीं है। अब जिनको चिंता हो वो अपने देखते रहे, अपनी बात करते रहे। तो अजय जी, हमें वहां तक कोई नहीं पड़ रहा।
जी चलिए, तो यदि अनूप वाल्मीकि की बात करें हाथरस सीट पर, हाथरस अलीगढ़ सीट पर, जी अजय जी, अनूप वाल्मीकि जो वहां पर हमारे जो कैंडिडेट हैं बहुत अच्छे मार्जिन से वो निकल रहे हैं, एक तरफा उनको वोट मिल रहा है, उनको सभी समाज का वोट बहुत अच्छा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हर सीट पे कैंडिडेट को न देख के जनता सिर्फ मोदी का देख रही है, मोदी के चेहरे पे वोटिंग हो रही है। लोग जो मोदी की गारंटी पे लोग वोट कर रहे हैं, लोग मोदी जी के विकास पे वोट कर रहे हैं, लोग मोदी जी के प्यारा पे वोट कर रहे हैं, मोदी जी की बात पे विश्वास कर रहे हैं, मोदी ने जो इतने विकास किए हैं उस पर कर रहे हैं, उन्होंने जन धन की योजना के जो गरीबों के खाते खुलवाए उस पर विकास कर रहे हैं, महिलाओं को धुओं से मुक्त करा के उनको जो गैस देती है महिला उस पर वोट कर रही है, गरीब और किसानों को जो सम्मान निधि नरेंद्र मोदी ने दी है जो हर साल उनको उनके अकाउंट में जा रही है, किसान उससे वोट कर रहे हैं। तो इसलिए हर सीट पे मोदी जी के नाम से वोट चल रहा है, कैंडिडेट हम कोई भी खड़ा कर रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भारतीय जनता पार्टी के नाम पे और मोदी जी के नाम पे वोट कर रहा है। जी, जिस तरीके से आगरा की सीट के बारे में कहा जा रहा है कि सुरेश चंद्र कदम जो है जो चेहरा है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है इस बार बघेल साहब के लिए, क्योंकि मुस्लिम और दलित वोटर इस बार जो है बीजेपी के पास नहीं जा रहा है। देखिए अजय जी, ये सब कहने की बातें होती हैं, आगरा का जिस तरह का विकास हुआ है और आगरा के चाहे मुस्लिम हो चाहे दलित हो, इन्होंने वो कार्यकाल में देखा है जब दूसरी पार्टियों के वहां हुआ करते थे, और आज का उन्होंने देखा है 10 साल मोदी का शासन, जो आज वहाँ व्यापारी पूर्ण रूप से खुश है, वहाँ दलित समाज ज्यादा से ज्यादा लेदर के काम में लगा हुआ है, लेदर का उसका व्यवसाय है। तो ये सब चीजें वहाँ का व्यापारी देख रहा है कि व्यापारियों को वहाँ कितनी आज सहूलियत मिली है, कितने अपने तरीके से अपना व्यापार चला रहे हैं। और यही जो सपा की सरकार थी तो ये व्यापारी आगरा छोड़ के भागने लगे थे, क्योंकि डेली इनको इनके साथ लूट होती थी। जब ये शाम को अपना व्यवसाय बंद करके घर के लिए निकलते थे, ये लूट लिया जाता था, यहाँ तक इनके मर्डर हो रहे थे। आज आगरा के 10 साल के तक कोई ऐसा मर्डर नहीं हुआ है व्यापारी का जिसकी लूट की वजह से हत्या की गई हो। और समाजवादी सरकार में उस टाइम डेली जो है ना मर्डर हो रहे थे व्यापारियों के, उनसे सीधा चोट वसूली करी जाती थी। जो ये सब कहने की बात है कि मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है, दलित वोट नहीं मिल रहा है, हमें सभी वोट मिल रहा है, क्योंकि ये सब मुस्लिम भी वहाँ व्यापारी है और दलित भी व्यापारी आगरा के अंदर बहुत बड़ा। चलिए ठीक है, हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं कोहली साहब, कैसे देख रहे हैं कि आगरा से जो है आपने तो टिकट भी मांगा था जैसा कि कहा जाता है, ये सुरेश चंद्र कदम चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो है दलितों को और मुस्लिमों को जो है वोट जो है बीजेपी को ही जाएगा इस बार। नहीं, असल में क्या है, इस बार का चुनाव एक विशेष प्रकार का चुनाव है। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, इस बार कैंडिडेट तो कम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता के अंदर रोष है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के, और विकास जो है कहीं कहीं हुआ है लेकिन सब जगह, खैर आगरा वाली सीट पर विकास नहीं हुआ है इतना। अब आप देखें आगरा वाली सीट पर जो हाईकोर्ट की बेंच की डिमांड थी वो भी अभी पूरी नहीं हुई है। जगह जगह पानी का रुकाव हो जाता, बरसात होती है तो वाटर लॉगिंग बहुत जगह हो जाती है, और फुट ओवर ब्रिज की बहुत जगह मांग थी विद एस्केलेटर, जिससे कि बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग भी इसको हाईवे को पार कर सकें। तो इस प्रकार की बहुत सारी मांगे हैं। प्लस ये जो अनुसूचित जाति जनजाति, क्योंकि ये एक सुरक्षित सीट है और इस पे अनुसूचित जाति के लोगों की बहुत समस्या, उनके ऊपर काफी अत्याचार हुआ है, और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के समय में ही अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट को 0 कर दिया गया, खत्म कर दिया गया था। उसके खिलाफ हम लोगों ने लखनऊ के कांशीराम समर्थी उपवन में आवाज उठाई थी, और 2 अप्रैल को जो किया गया था इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। देखिए जो संविधान है वो जो दबे कुचले लोग हैं बेचारे, जो मुख्य धारा से दूर हैं, जिनको कि आज रोजी रोटी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, और नाना प्रकार के अत्याचारों से ये पीड़ित लोग हैं, दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित उपेक्षित लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, वो बेचारे रोज कुआं खोदते, रोज कुछ पानी पीते हैं। अब आप ये बात करिए मनरेगा की भी जो
मजदूरी है बेचारे लोगों को नहीं मिल पा रही है। सबसे बात ये देखिए, जमीनी सच्चाई ये है, आंकड़े कुछ कहे, मैं आंकड़ों पर नहीं रहता हूँ। आंकड़े अब आप टेलीविजन उठा के देखें, आपको मोदी जी हर जगह फीता काटते हैं, करोड़ों रुपए की सौगात देते रहते हैं। आप इसका मैं एक मिसाल पेश करता हूँ। जब अभी 3 साल पहले जब कोरोना देश में आया था जी, तो माननीय मोदी जी ने 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया था। वो 1 लाख करोड़ का पैकेज सारे अस्पतालों के लिए और पीड़ितों के लिए था। लेकिन जब दूसरी और तीसरी लहर आई तो वो 1 लाख करोड़ समझ में नहीं आया गया कहाँ। कमी थी, बेड की कमी थी, और अस्पतालों में जगह नहीं थी, दवाइयों की कमी थी, स्टाफ की कमी थी, और हर प्रकार से कमी। तो मोदी जी जो कहते हैं वो हमेशा ये नहीं कि उसका जो है गरीबों को उसका फायदा मिल जाए। अब आप ये देखें, जो आवास प्रधानमंत्री आवास योजना है, मतलब जिन लोगों के पास पहले से मकान है उनको मिल गए, और जो बेचारे असली दावेदार थे, जो असली पीड़ित व्यक्ति थे, उनको जो है नई मकान मिल पाए। और जो प्रधानों के पास ने जो सूची तैयार की उसमें बड़ी एक मोटी रकम प्रधान लोग मांग रहे थे, तो उन बेचारों को भी नहीं मिल पाया। तो ये कहना कि भाई प्रधानमंत्री जी की लहर चल रही है, 400 पार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जमीनी सच्चाई कुछ और है। जमीनी सच्चाई अब आप ये देखिए, मुस्लिम लोगों में भी थोड़ी सी दहशत है। और भारतीय जनता पार्टी ने देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ठीक है, अपराधी को कानून सजा दे तो वो बहुत अच्छी बात है। हम कोई समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ है, लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद को मारा गया, जिस तरीके से विकास दुबे को मारा गया, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, एक तो कानूनी एक प्रोविजन है, उसको वायलेट करके जो है मतलब वो कौन लोग थे आते, उन्होंने इतनी भारी भरकम पुलिस गारद के बाद, पुलिस एस्कॉर्ट के बाद भी जो है गोलीबार करके उनको मार दिया। भाई उनको मारना कानून का काम है। जिसने गलत किया, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, तो भैया गलत तो गलत है, हम गलत के साथ नहीं है। लेकिन एक आपको प्रोविजन बता रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए ये कहना कि भाई ये दोनों सीटें वो जीत गए या इसमें 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी जीत गई, मैं इसका विरोध करता हूँ। चलिए ठीक है। जिस तरह की सीटों को टिकटों को लेकर, बंटवारे को लेकर एक विवाद रहा हमेशा, आगरा की सीट को लेकर भी पहले रामशंकर कठेरिया का नाम चला, फिर जो है बाद में एसपी बघेल को दोबारा टिकट दे दिया गया। ऐसे ही पहले जो है जैसे राजकुमार चाहर की बात चल रही है, फिर बेबी रानी मौर्य का नाम चला, और बाद में लास्ट मूवमेंट पर जो है फिर से एकदम अचानक से जो है ये राजकुमार चाहर का नाम आ गया। तो ये जो टिकटों को लेकर चलता है, ऐसी आपकी तरफ से भी सुरेश चंद्र करदम से पहले राज बब्बर का नाम चल रहा था कि राज बब्बर को टिकट दिया जाएगा, राज बब्बर को टिकट दिया जाएगा, पहली पसंद है राज बब्बर आगरा से, लेकिन सुरेश चंद्र करदम आ गए। तो ये सुरेश चंद्र करदम जो जूता व्यापारी हैं, इनके सिलेक्शन के पीछे का गणित क्या है? राज बब्बर को छोड़ दिया आप लोगों ने और सुरेश चंद्र करदम को टिकट दे दिया, नए व्यक्ति को। ऐसा है, क्षमा कीजिए, राज बब्बर साहब का हम तो बहुत सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी के 2 बार के सांसद हैं, लेकिन वो इस सीट से नहीं लड़ सकते थे। ये सुरक्षित सीट है, पहले आपको ध्यान होगा फतेहपुर सीकरी से जो लड़े थे, सुरक्षित सीट से वो नहीं लड़ सकते थे, तो उनका नाम तो मैं नहीं समझता कि इधर से चला था। हाँ, ऐसा है कि पार्टी का जो निर्णय होता है वो मतलब हमारे जो सर्वे सर्वा है, हमारे माननीय, हमारे लोकप्रिय जो पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के हाईकमान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उनका निर्णय जो है और जो कमेटी का निर्णय वो सर्वोपरि होता है। तो उन्होंने देखिए, चलने को मेरा भी नाम चला था और भी कई नाम जो चले थे, लेकिन पार्टी को जो सही उचित लगा, पार्टी ने उसको टिकट दिया, और हम सब लोग जो है कैंडिडेट के साथ हैं, हम अपनी पार्टी के साथ हैं, हम साइकिल के साथ हैं। और अभी आपको पता होगा परसों जीआईसी ग्राउंड के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी की एक बहुत विशाल महारैली हुई थी, और उसमें हजारों की संख्याओं में 5 विधानसभाओं से इधर, बल्कि 5 इधर की विधानसभा और फतेहपुर सीकरी की सभी विधानसभाओं से दोनों जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ उनके जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और जो मतदान करने वाले मतदाता हैं, वो बहुत सारे आए थे, और दुनिया भर की मीडिया थी, और सभी लोगों ने जो है पूरे कार्यक्रम को बड़ी संजीदगी से सुना। माननीय अखिलेश यादव जी का जो भाषण था उसके अंदर तमाम ये गरीब लोगों की पीड़ा थी। और अब आप ये देखिए कि जो पीडीए का जो नारा हमारे समाजवादी पार्टी ने दिया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक लोगों को आगे लाने का प्रयास है, तो उसमें उसी कड़ी का जो हमारे भाई हैं सुरेश चंद्र करदम जी, उनको टिकट मिला है, पार्टी ने उनको टिकट दिया है। हम पार्टी का सम्मान करते हैं, हम सुरेश चंद्र करदम जी का सम्मान करते हैं। और देखिए, जैसे मैंने ये बोला था कि ये चुनाव कैंडिडेट कम लड़ रहा है, पार्टी कम लड़ रही है, ये जनता ज्यादा लड़ रही है। नहीं ठीक है, नहीं चलो ठीक है, देखा होगा
कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, कारों में से नहीं उतरने दिया जा रहा है, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो ये जो एक मोमेंटम है, ये कहां से आया? ये चलिए ठीक है। नहीं, कैप्टन आई सिंह है हमारे साथ में। कैप्टन आई सिंह, जिस तरह से कह रहे हैं सपा के नेता कि भाई एसपी बघेल का काफी विरोध हो रहा है, कार से भी नहीं उतरने दिया जा रहा है। ये देखो, ये समाजवादी पार्टी के पास बचा कुछ कहने के लिए है नहीं, तो बस झूठ का फलंदा लेके साथ में बैठ जाते हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि फतेहपुर सीकरी सीट जो है सुरक्षित है, शायद इनको इसकी नॉलेज नहीं है, सुरक्षित नहीं है, वो सामान्य सीट है। सामान्य सीट पर राजकुमार चांद चुनाव लड़ रहे। तो ये कहने के लिए इनके पास आज कुछ बचा नहीं, इस तरह की बातें करते कि बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दिया गया। अरे इनकी बातें यहीं पर पता चलेगी कि जब ये बैठ के बात कर रहे तो इतने बड़े आतंकवादी थे, ये माफिया थे, माफियाओं को मारा गया, इसके ऊपर ये मातम बना रहे। ये माफिया कौन थे? जो आम जनता की हत्या करते थे, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, ये इनके पाले हुए थे। इन्हीं ने इनको टिकट दे दे के चुनाव लड़ाया था, माफिया मोहन सिंह ने बनाया था। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? आज इनको दर्द ये है कि उत्तर प्रदेश आज एक उत्तम प्रदेश क्यों बन गया? आज वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा काम क्यों कर रहा है? आम जनता आज अपने रास्ते पे क्यों ठीक से जा रही है? इनके साथ तो लोग भरोसे ही नहीं करते थे। शाम को 5 बजे के बाद लोग बाहर निकलना छोड़ देते थे कि बाहर जाएंगे हम लूट लिए जाएंगे। ये हर शहर की बात है, हर शहरवासी कह रहा है पूरे उत्तर प्रदेश का कि ये हाल था समाजवादी कार्यकाल में कि शाम को 5 बजे के बाद घर से बाहर निकले तो सलामत वापस नहीं आओगे। आज लोग कहते हैं कि रात को 12 बजे भी करोड़ों रुपए लेकर निकल जाए, कोई हमें खेलता नहीं है। तो आज ये बदलाव आया है। तो इनके पास कहने बाद कुछ बचा नहीं है। बुरी तरह से पिछली बार इनको एक आध सीट मिल भी गई थी, अब की बार वोट भी नहीं मिल रही है, तो बौखलाए हुए हैं, यही से अंदाजा लग जाता है। सबसे बड़ी बात देखिए अजय जी कि समाजवादी पार्टी यादवों के वोट पे अपना जो है पार्टी दिखाया करती थी कि अब यादव और मुस्लिम की पार्टी है, मगर अब की बार यादव भी वोट इनको नहीं दे रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्होंने अपने परिवार के ही लोगों को टिकट दिया, यादव को टिकट दिया ही नहीं है। 5 टिकट यादवों को बांटे हैं, वो 5 को अखिलेश यादव भी अपने परिवार के हैं। अखिलेश यादव खुद लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी लड़ रही है, उनके चाचा लड़ रहे हैं, उनके भाई लड़ रहे हैं, उनके भतीजे लड़ रहे हैं। 5 टिकट यादवों को दिए, 5 अपने परिवार को दिए। तो यादव क्यों देगा इनको वोट? क्या यादव उनका बंधुआ नौकर है? तो इस बार अखिलेश यादव और डिम्पल यादव दोनों ही बुरी तरह से आ रहे, इनकी जमानतें जब्त हो रही है। तो इसलिए ये बौखलाए हुए हैं, बौखलाहट में ये कुछ भी कहने लग जाते हैं। जिस तरह से अरे इन्होंने इन माफियाओं का जो 2 माफिया थे इसका समर्थन किया कि उनको मारा गया। मैं कहता हूँ खुल के ऐसे माफियाओं को खुले आप करना चाहिए, गोली से खूब आउट करना चाहिए ऐसे माफियाओं को जिन्होंने आम जनता को खुल के मारा है, मैं कहता हूँ। चलिए फिलहाल जो है माफियाओं का खात्मा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का काम है और उत्तर प्रदेश की सरकार अपना काम कर रही है। जी जी बिल्कुल ठीक। देखिए ऐसा है, मैं भाई साहब की बात के संबंध में एक बात बताना चाहता हूँ। दिल्ली में महिला पहलवानों ने भूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है 2 बार जो है धरना किया था और उनके खिलाफ पॉस्को भी लग गई थी और अन्य धाराएं भी लग गई थी, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ना ही मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल से उनको निकाला। पीलीभीत में जो अजय मिश्रा जी के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी, 7 किसान मर गए, घायल हो गया, उसका कुछ भी नहीं हुआ, उसको जो है बेल मिल गई, वो बाहर घूम रहे हैं। तो कहीं इन्होंने अगर किसी अपने अपराधी उसको मंत्री को निकाला हो तो बता दें, तो बता दीजिए मेरे को। मैंने आपको 2 सबूत दिए अभी, इन दोनों में क्या कहना आप बताइए मेरे को। भाई इन्होंने हमेशा कैप्टन साहब आपने गलती करी है उसने तो उसको बचाया है, और समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं बचाया। समाजवादी पार्टी ने गलत को गलत बोला है, सही को सही बोला है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि किसी को मतलब सजा देना कानून का काम है। ये कौन लोग हैं जो अचानक से आते हैं और गोलीबारी चला देते हैं? रात तो बीजेपी का चल रहा है यूपी में। चलिए ठीक है, फिलहाल हम आगरा के जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या वहां के हालात की बात करें तो जमीनी मुद्दों के रूप में क्या है वहां पे आगरा में सबसे बड़ा मुद्दा? ऐसा है, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ लेदर इंडस्ट्री तो है, लेकिन उसके लिए अलग से कोई जगह नहीं है,
अब लेदर इंडस्ट्री के अंदर आपको पता है केमिकल का भी इस्तेमाल होता है और वो सीधा जो है जमुना जी में जाता है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। अभी तक जो है लेदर इंडस्ट्री का जो केमिकल है, जो पॉइजनस केमिकल है, वो जमुना जी में जाता है। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं किया गया। दूसरा, जो इसकी हाई कोर्ट की जो एक डबल बेंच का यहाँ पे प्रोविजन काफी समय से मांग रही है, वो भी अभी तक डबल बेंच यहाँ पे नहीं आए हाई कोर्ट का। यहाँ पे कोई अभी कोर्ट नहीं बने। तीसरा, ये जो वाटर लॉगिंग का मैंने आपको बताया, ये 5 विधानसभा आगरा की मैं बता रहा हूँ, जिसमें जलेसर है, एतमादपुर है, आगरा छावनी है, नॉर्थ है और साउथ है, इन सभी की मैं बात कर रहा हूँ। सभी के अंदर वाटर लॉगिंग इस तरीके से होती है, कई मतलब बंदा निकल नहीं सकता है। इसके अलावा सफाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो बेचारे नेगेटिव एरियाज हैं, जो जिसमें अपने दलित बस्तियां हैं, उसके अंदर जाके देखें। आप मंटोला चले जाएं, आप जो है रावली चले जाएं, आपको पता पड़ जाएगा। इसी प्रकार जो है सफाई का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जो रोजगार के लिए क्या किया जा रहा है आगरा में, मैं देखिए, आगरा एक हेरिटेज सिटी है। आगरा दैट इज वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड फेमस सिटी एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ताजमहल। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में जो टॉप वंडर है वो ताजमहल है, वो यहाँ पर है। लेकिन अब आप ये मेरे को बता दिए, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगर अब नहीं बना तो क्यों नहीं बना? पिछले, अब आप ये लगा दिए, पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये अगर वो यहाँ पर बनना चाहिए था, अब तो हो जाना चाहिए था। और ये काम क्यों नहीं पूरा हुआ है? इसी तरीके से अन्य विकास के कार्य, प्लस अनुसूचित जाति की ये जो सुरक्षित सीट है, इसमें समाज कल्याण विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं। मेरे को 5 मोहल्लों के नाम बता दें एसपी सिंह बघेल, जहाँ पे उन्होंने अनुसूचित जाति की जो योजना है उनको दिलवाया है, और बहुत सारी अन्य स्कीम है। अगर 5 ऐसे मोहल्ले, मैं तो अभी 5 नगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे जिले की बात नहीं, मैं 5 मोहल्लों की बात कर रहा हूँ, जहाँ इन्होंने रोजगार दिलवा दिया हो, जहाँ के इन्होंने लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया हो। 5 मोहल्ले बताते हैं जहाँ पे एसपी सिंह बघेल ने पूरी तरह साक्षरता ला के रख दी हो। ये आप सुन रहे हैं क्या? बिल्कुल। कैप्टन आई सिंह, आप सुन रहे हैं ना? 5 मेरे को देखिए, ये जो सिटी है इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन अभी स्मार्ट सिटी से रिलेटेड कोई भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं हुई है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। और आज भी ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुधर गया है, आज भी महिलाएं यहाँ नहीं निकलती हैं रात को। ये मैं आपको बता दूं, आगरे की बात कर रहा हूँ मैं, कि 5 विधानसभा की बात कर रहा हूँ, अभी केवल एक ही जिले की बात कर रहा हूँ। चलिए, ये आगरा में रात को जो है कितने बजे के बाद निकलना मुश्किल है? अरे भाई साहब, 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद तो निकलना है मुश्किल है। 9 बजे के बाद निकलना मुश्किल है। आप दिखा दें मेरे को। आप भाई साहब कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए लेके कोई रात को जा सकता है, मैं कह रहा हूँ महिलाएं जाती हुई अकेले दिखा दें आप यहाँ पर। मैं 9 बजे की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए अभी देयर इज मैनी स्लीप्स बिटवीन द कप्स एंड द लिफ्ट। अभी ऐसा ना बोले, अभी बहुत काम होना बाकी है। अब देखिए, जो इंडिया गठबंधन की जो अभी ये एक प्लेटफॉर्म है, ये जमीन से जुड़े हुए जो मुद्दे उन पे काम कर रहा है। देखिए, अभी संविधान को बचाने की जो बात चल रही है, ये जो है गठबंधन का प्राइम मुद्दा है कि भाई संविधान को बचाना है, जिससे आरक्षण भी बचे और तभी लोकतंत्र बचेगा। तो चलिए ठीक है, वो आरक्षण को बचाना है, संविधान को बचाना है, वो अलग है। जो आगरा के जिन मुद्दों पे जो है काम होना चाहिए, उस पर अभी हमारा फोकस है। मैनिफेस्टो पे अभी हम नहीं जाएंगे। मैनिफेस्टो पे आप लोग जो कह रहे हैं, ये चुनावी मन से बड़े नेता आपके जो कह रहे हैं, जैसे एसपी बघेल हैं, जिस तरह चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, तो उनको हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा आप ये बताएं कि जिस तरीके के ये जमीनी मुद्दे यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसको लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आश्वस्त है, और ये पूजा अमरोही क्या आपको आपके वोट नहीं काटेगी? यहाँ पर पूजा अमरोही बीएसपी की कैंडिडेट है। नहीं, पूजा अमरोही जी का तो प्रचार प्रसार इतना हम देख नहीं पा रहे हैं, इतना नहीं चल रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो मुस्लिम का एक बड़ा वोट बैंक है वो साइकिल को मिलेगा, समाजवादी पार्टी को मिलेगा, और चूंकि हमारे जो उम्मीदवार है जाटव समाज से, तो जाटव समाज का भी वोट मिलेगा। इसके अलावा यादवों का वोट हमारे पास मिल रहा है, और जो एसपी सिंह बघेल जी से जो क्षत्रिय ठाकुर समाज के लोग नाराज हैं, तो वो वोट भी मिलेगा। अभी जो प्रधानमंत्री जी की 25 तारीख को बैठक हुई थी मीना बाजार कोठी ग्राउंड में, तो उधर भी उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम नहीं दिया, तो वहां से ब्राह्मण महासभा की एक चिट्ठी चली थी, जो कि
इधर सोशल मीडिया में सर्कुलेट हुई थी कि माननीय अटल जी का यहाँ निवास भी रहा है, रहे भी हैं, बहुत समय बताया आगरा में, उनका नाम न लेते थे, ब्राह्मण लोग भी नाराज है। तो ये नाराजगी है, यही जनता है। और जब जनता की नाराजगी, क्योंकि देखिए लोकतंत्र के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल वोटर्स होता है। संविधान ने सबसे ज्यादा वोटर ही अपना राजा बनाता है, और जो गलत राजनीति करता है उस राजा का तख्ता पलट देता है। तो ये जनता लड़ रही है, जनता त्रस्त है, जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, और कोई योजना और भारत सरकार की कोई योजना आम जनता को नहीं मिल पा रही है। वैसे कहने को सैकड़ों योजनाएं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है, आप रोड पर चलते हुए 10 आदमी को रोक लीजिए, आप उनसे ये पूछिए कि आपको भारत सरकार की या प्रधानमंत्री जी कौन कौन सी सुविधा का लाभ मिल रहा है। ऐसा आंसू आ जाए कि 10 के 10 बंदों के, क्योंकि महंगाई इतनी है, गरीब आदमी थोड़ा बहुत कमाता है, अब वो महंगाई उसको खत्म कर देती है और बेचारे को ढंग से रोटी भी खाने को नहीं। चलिए ठीक है, जैसे अभी दलितों की हम बात कर रहे हैं, फतेहपुर सीकरी हो या आगरा हो, यहाँ पर जिस तरह से आगरा की राजनीति में बेबी रानी मौर्य का एक बहुत बड़ा नाम है, मंत्री भी हैं और राज्यपाल भी रही, सब कुछ रहा। तो इन दोनों सीटों पर उनकी तो साख दांव पर है कि वो किस तरीके से जो दलित वोटरों को जो है बीजेपी की तरफ लेकर आएंगी। तो आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से दलित वोटर जो है जो छिटक जाएगा और चला जाएगा। इधर पूजा अमरोही भी खड़ी हुई है बीएसपी से, तो बेबी रानी मौर्य का कोई प्रभाव नहीं है। आप एक तरीके से कहना चाह रहे हैं कैप्टन आई सिंह साहब, क्या बेबी रानी मौर्य का कोई प्रभाव नहीं है आगरा फतेहपुर सीकरी पर? बिल्कुल है, बेबी रानी मौर्य का बहुत बड़ा वहां पर फैक्टर पड़ेगा। और मैं आपको भौगोलिक रेखा आगरा में समझाता हूँ कि आज डिस्ट्रिक्ट आगरा में बाहर तहसील फतेहाबाद जैतपुर, उससे भी आगे बॉर्डर लगता है कचौरा घाट, वहां पर डिस्ट्रिक्ट आगरा लगता है। जो लोकसभा सीट आगरा की है उसमें नहीं आता, ये फतेहपुर सीकरी में आता है। डिस्ट्रिक्ट आगरा लगता है, मतलब यहाँ पर लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी लगती है। तो मैं तो वहाँ का पूरा भूगोलिक जो जगह है तो पूरी उसको उससे बातें हूँ। अब रही बातें जो मैं कहा कि आगरा में ना तो इनको SC वोट मिल रहा है और ना ही इनको मुस्लिम वोट मिल रहा है, इन्हें कोई भी वोट नहीं मिल रहा है। क्योंकि अखिलेश सरकार का 5 साल का जो कार्यकाल इन लोगों ने देखा था, उस टाइम क्या हालत थी आगरा की। आगरा में रोडें टूटी पड़ी थी, गलियां कचरे से भरी पड़ी थी और लूट डकैती डेली आगरा में होती थी। व्यापारी मारे जाते थे, लूटे जाते थे। आज व्यापारी से अपार से कह रहा है कि हित जो है योगी कार्यकाल में, मोदी कार्यकाल में मैं सकून से व्यापार कर पाया हूँ। समाजवादी कार्यकाल में सिर्फ लूट होती थी। क्योंकि अजय भी आगरा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आगरा में हमारे सारे रिलेटिव आगरा में ही रहते हैं, वो क्षेत्र ही पूरा हमसे जुड़ा हुआ है। तो उस क्षेत्र का मैं बाखूबी जानता हूँ कि अखिलेश वहां से 0/0 आएंगे। अगर इनका अखिलेश का प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी जमानत बचा लेते हैं तो आप ये माना कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वहां एक तरफा जीत हो रही है दोनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि हमने 10 साल जो करके दिखाया है वो जनता देख रही है। जिस तरह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ ने दिया है, उस जनता ने देखा है कि आगरा को उन्होंने किस तरह से बदल दिया है। इसी आगरा में आप और तो लुटेरे की बात करो, आपको रिश्ते में लूट लिया करते थे। रात के समय में आप निकले और उन्होंने आपने कहा आगरा शहर की आगरा शहर में कहीं जाना है तो रास्ते में ले जाकर आपको लूट ले गए। आज वो चीजें वहां खत्म हो चुकी है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर वहां इतना जो अच्छा लिया है, आम जनता की जो सुरक्षा की है, जो कह रहे हैं कि आज भी आगरा में, अरे आगरा में मेरे साथ आप चलिए, मैं चलता हूँ आपके साथ में, आप 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ ले लेना और रात में 2 बजे 3 बजे बताओ कहाँ निकलोगे, मैं आपके साथ चलूंगा, आपको कोई टच नहीं कर जाए तो बोलना। ये माहौल दिया है हमने। इनके कारण दिन में लूट लिए जाते थे, दिन में बदल होते थे। क्योंकि समाजवादी पार्टी का नाम ही है गुंडा पार्टी। जितने गुंडे माफिए अगर पैदा हुए हैं और अब पैदा किए गए हैं तो समाजवादी पार्टी ने की है। और मुलायम सिंह से शुरुआत हुई है। ये अति के हद कौन था? मुलायम सिंह ने इसको गुंडा बनाया था, फिर बाद में चुनाव बनाया। मुख्तार अंसारी को किसने समर्थन दिया? मुलायम सिंह ने दिया। उसी का हाथ में अखिलेश यादव चल पड़े थे, इन्होंने इस तरह से गुंडों को पाला था। आज वो गुंडे योगी आदित्यनाथ सरकार में या तो जेल में है या सीधे अपने रास्ते पे चले गए। कोई किसी माफिया गुंडे के या उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। मगर ये गुंडों के भरोसे चुनाव जीतना चाहते थे
इसलिए वो आज गुंडे है ही नहीं, सब खत्म कर दिए। तो आज इनका रोना तो यही है, जिनको वोट दिलाने वाले गुंडे चले गए हैं नहीं, तब क्यों उसके ऊपर लड़े। अजय जी, आज माहौल बहुत अच्छा है पूरे उत्तर प्रदेश का। एक में आगरा, फतेहपुर सीकरी नहीं कह रहे, पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बहुत बड़े अंतर से जीत रही है। एक भी सीट पे समाजवादी हो या कांग्रेस हो, उसका खाता नहीं खुल रहा है। आगरा की बात करें, आगरा में बहुजन को तो फिर भी कुछ मिल रहा है, समाजवादी का तो आप खाता खुलना तो जमा बचना ही बहुत बड़ी बात है जी। अच्छा, एक छोट नहीं, चलिए ठीक है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अगर हम प्रत्याशियों के बारे में खंगालते हैं तो पता चलता है कि आधे से 50% ऐसे लोग रहे अपनी अपनी सीटों पे जहां पर उनका पहला विरोध हुआ, जैसे पार्टी ने अनाउंस किया। कई जैसे आगरा पे, जैसे फतेहपुर सीकरी पर राजकुमार चाहर के बारे में हम देख रहे थे, विरोध हुआ, लोगों ने विरोध किया, फिर एक बाबूलाल एमएलए हैं वो आ गए विरोध में खुलकर राजकुमार चाहर को लेकर। ऐसे ही बिजनौर की सीट पे भी यही हालात थे, अलीगढ़ की सीट पे भी यही हालात थे। तो ये जो प्रत्याशियों का विरोध वाली कहानी है, ये क्या कहानी है? मतलब लोग इस तरह से विरोध कर जाते हैं और फिर बाद में पार्टी उन्हीं पर भरोसा जताती है और टिकट भी देती है। क्या होता है राजनीति में जो आता है हर कोई चाहता है कि हमें टिकट मिले। तो भारतीय जनता पार्टी के भी नेता काफी ऐसे हैं जो काफी समय से सोचते हैं कि हमें भी टिकट मिले, हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी जो सर्वे करती है कि कौन वहां जिताऊ है, उस पर दिया जाता है। तो इसी तरह से राजकुमार चाहर को तीसरी बार रिसीव किया गया है, नाम वहां औरों के भी चले, सर्वे भी हुआ। जब लगा कि राजकुमार चाहर फिर दोबारा तीसरी बार अच्छे बहुमत से सीट निकाल सकते हैं तो उनको रिसीव किया गया है। तो विरोध होता है, मगर हमारे यहाँ ऐसा विरोध नहीं होता कि जो ना टिकट न मिले तो पार्टी छोड़ के चले जाए। कोई इन्हीं लोगों के अंदर होता है हमारे यहाँ। विरोध दर्ज कराना सबका अधिकार है, पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के नेता है। अगर उनकी टिकट नहीं मिलता है, उनकी अगर कोई चीज मुराद पूरी नहीं होती तो विरोध दर्ज कराना चाहिए, हम भी कराते हैं। चलिए, पार्टी को नहीं चाहते, पार्टी के सिद्धांतों से हम आते नहीं। इस पूरे जी एक बात बताइए, पीछे कितनी भी परीक्षाएं हुई थी, लगभग 1 दर्जन परीक्षाओं में पेपर लीक हो गए। तो वो उन छात्रों की संख्या तकरीबन 60 लाख थी और उसकी वजह से उन 60 लाख परिवारों में कितना रोष है। मैं आप दोनों से एक बात समझना चाहता हूं, मैं आगरा जो सीट हम की बात कर रहे हैं, आगरा और फतेहपुर सीकरी के आसपास की, यहां पर वोट जो है जमीनी मुद्दों पर हो रहा है, विकास के मुद्दों पर हो रहा है, या फिर जाति समीकरण के आधार पर हो रहा है? बताइए किस पे वोट पड़ रहा है? देखिए जी, भारत एक जाति और वर्ण व्यवस्था पे चलने वाला देश है। पूरे भारत की बात कर रहा हूं, उसमें आगरा भी आ गया जी। पूरा भारत जो है, अब आप देखिए, बच्चा पैदा होता है तो भी जाति है, मरता है तो भी जाति है, शादी ब्याह होता है तो भी जाति है। तो भैया जाति और वर्ण व्यवस्था यहाँ के कण कण में विद्वान है। और जाति के ऊपर अब आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुस्लिम भाइयों को टिकट दिया, आप बता दीजिए। इससे पिछला चुनाव ले लिया, 403 में से एक भी नहीं दी थी। विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। तो इसलिए मैं एक बात कर रहा हूं, मुस्लिम लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की आस्था ना के बराबर है, नगण्य है, और वो बहुत बड़ा तबका है। अब आप ये लगा लीजिए, तकरीबन 5.5 करोड़ जो मुस्लिम इधर रहता है उत्तर प्रदेश में, वो भाजपा को क्यों नहीं वोट डालता? भाई कहीं ना कहीं उसके हृदय में पीड़ा है कि भाई ये पार्टी जो है उनको सम्मान नहीं देती, उनको टिकट नहीं देती, उनको अधिकार नहीं देती, और उनके ऊपर जो है सुनने में ऐसा आता है, इंटरनेट पे भी देखें कि बहुत सारे, कोई झगड़ा होता है बहुत सारे केस ला देती है पुलिस, क्योंकि पुलिस को पीछे से बैकअप है शासन प्रशासन का। तो ये मुस्लिम भी तो इसी देश का निवासी है, वो भी तो वोटर है बेचारा, वो भी तो इसी धरती पे पैदा हुआ है। और मोस्टली जो है आपने देखा होगा, हिंदू टर्न मुस्लिम बहुत ज्यादा है अपने देश के। चलिए ठीक है, मैं कैप्टन आई सिंह, क्या ये जातीय समीकरण या जातिगत राजनीति, इसके तो पार्टी वैसे विरोध कर रही है, आपकी पार्टी तो कहीं जातिगत जनगणना भी नहीं होनी चाहिए और कोई जातिवादी नहीं होती, सब एक समान है, आप लोग तो कह ही रहे हैं वैसे भी। देखिए अजय जी, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर हम चलाते, हमारी रोड अच्छी बनाते, तो उससे मुसलमान भी चलता है, हिंदू भी चलता है, अन्य भी चलते हैं। जब इसी तरह हम गरीबी रेखा में किसानों को किसान निधि देते हैं तो आम खाते नहीं देते।
जब हम गरीबी रेखा के गरीबों को मकान बना के देते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा अगर लाभान्वित हुए हैं तो मुस्लिम समाज के हुए हैं। और मैं एक चीज और बता दूं, अखिलेश यादव ने अपने 5 साल के कार्यकाल में गरीबी रेखा में कितने मकान बनाए थे? आप इस बात को नोट करें, मात्र 3300, और हमने 15 लाख बना के दिए हैं, जिसमें 50% लाभ जो है ना मुसलमानों को पहुंचा है। तो मुसलमान, अगर मुस्लिम में वोट नहीं देगा तो हम इतने बहुमत से जीत के कैसे आ रहे हैं? मुस्लिम इस बात को समझ चुका है, क्योंकि तो समाजवादी पार्टियों का बनाया है, हमें डराया है बीजेपी के नाम से कि बीजेपी आ जाएगी तो आपको जेल मार देगी, आपको ये कर देगी। ये करते रहे मगर उनको कभी नहीं बनाया। मगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुसलमान के हाथ में एक में कुरान हो तो एक में लैपटॉप होना चाहिए। चलिए ठीक है, उनको भी अधिकार है आइए तो राष्ट्रीय बनने की। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुसलमान चलता रहे और हमें आप बताइए ना मेरे को। चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से, लास्ट कमेंट। पता चल जाएगा कि मुसलमान को कितना मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रहा, और दलित ऐसा है, को कभी दे ही नहीं सकता है। ऐसा है कि अभी आप देखिए 7 मई को इस सीट पे चुनाव है, और आप देखिएगा कि ये जो चुनाव है जनता लड़ रही है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, ये चुनाव पार्टी तो कम लड़ रही है, जनता लड़ रही है। जनता के भीतर रोष है। चलिए ये देखें, जो मैंने वो बात आधी रह गई, जो पेपर लीक होने वाली बात है वो छोटी बात नहीं है। मतलब वो बेचारे जो है पढ़ाई लिखाई करके आते हैं और उधर पेपर लीक है, तो उन परिवारों में रोष है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल पेपर लीक एक बड़ा मामला है, युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, ये छोटा मामला नहीं है, इसको जो है हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जिस तरह पेपर लीक की बात की है, अब ये देखिए अभी पब्लिक डोमेन में है, अब जनता कैसे लेती है, चाहे आगरा, हाथरस या फिरोजाबाद या फतेहपुर सीकरी, आंवला, बदायूं, मैनपुरी, इटावा, जहां कहीं भी है। अखिलेश यादव ने 43 बार 44 बार जो है ना 45 बार चुनाव जो है ना एक पेपर लीक हुआ। चलिए ठीक है, समय का अभाव है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे आगरा और फतेहपुर सीकरी की सीटों पर, जहां पर मुस्लिम और दलित वोट ज्यादा हैं, और यहां से सबसे जो बड़ा एक जो साख दांव पर लगी हुई है बेबी रानी मौर्य की लगी हुई है। दलित चेहरा है, और कहा जाता है कि यदि वो जिसकी तरफ भी चली जाएंगी या उनसे जुड़े हुए जितना भी दलित वोटर है जो इनके साथ इंटैक्ट है, वो एक बहुत बड़ा फर्क डालता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास में बेबी रानी मौर्य है, वहीं समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि उनके साथ में मुस्लिम वोटर आएगा, यादव वोटर आएगा, दूसरी अदर कास्ट आ जाएगी। बीएसपी ने पूजा अमरोही को उतारा है, जिससे कि वो अपने पारंपरिक वोटर को लुभा सके या अपने से जोड़ के रख सके। ऐसे में एसपी बघेल साहब का क्या होगा, और बेबी रानी मौर्य किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं, और किस तरीके से जो है वो उन वोटरों को बीजेपी के खेमे में बांध के रख पाएंगी, ये 7 मई को पता चलेगा जब वोटिंग होगी, और 4 जून को पूरी तरह क्लियर हो जाएगा जब रिजल्ट सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप आर्या न्यूज।